अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम। फंक्शंस पढ़ने हमने स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम, तो वहाँ से ही कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। हमने फंक्शन पढ़े थे किस पर्पज़ के लिए, ताकि हम एक किए हुए कोड को बार बार यूज़ कर सकें, कोड रीयूज़बिलिटी। और दूसरा, एक कोड को हमने किसी प्लेस पे लिखा है लेकिन हमें उसे उस प्लेस पे नहीं चलाना। कहाँ पे चलाना है? कहीं और, जहाँ हमें उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है। अब फंक्शन कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर कैसे करने हैं? फंक्शन का कीवर्ड आगे पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस। अब ये जो कंट्रोल है मैंने बताया था, ये हमसे एक चीज़ और मांगता है एडिशनल। वो क्या है? इसका नेम। वो नेम हम यहाँ पर इसको दे देते हैं सम। ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी लॉजिक लिखते हैं जो इसको कॉल करने पे रन होंगी। जैसे हम लिख लेते हैं a = 10, b = 20 और c = a + b। सही है। अभी अगर इस फाइल को मैं चलाऊं तो क्या आएगा आउटपुट मुझे? नोड script.js। तो क्या देगा मुझे? कुछ भी नहीं। सही है। क्यों नहीं कुछ देगा? क्योंकि फंक्शन एक पैसिव एलिमेंट है, इसने खुद नहीं चलना होता है। इसको चलाने के लिए हमें इसको कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉल कैसे करने हैं, इसका नेम लिख के आगे पैरेंथेसिस। तो अब अगर इसको मैं चलाऊँगा तो ये क्या देगा मुझे? यहाँ कंसोल भी कर लें, console.log c। सही है। तो यहाँ पर ये क्या दे देगा मुझे? 30। ऐसा नहीं है कि पहले मैंने कॉल नहीं किया था इस वजह से नहीं चला, या कंसोल नहीं लगाया था, ये अब भी नहीं चलेगा। ठीक है। फंक्शन के अंदर लिखा हुआ कोड तब भी चलेगा जब हम उसको कॉल करेंगे। ठीक है। अब चलाऊँगा तो आ रहा है 30। अच्छा, इसके बाद हमने ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन है ना, मतलब हम एक फ़ंक्शन बना रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ठीक है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन और ये फंक्शन कॉलिंग। अब फिर हमने देखा था इसमें कि अभी इसको मैं जितनी बार भी फंक्शन को चाहूँ कॉल कर सकता हूँ। ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि हर बार चलने पर ये सेम आंसर दे रहा था 30 30 30। फिर हमने क्या कहा था कि इसको डायनेमिक करने के लिए फंक्शन हमसे कहते हैं कि आप क्या करें, कॉल करते वक्त जिन दो नंबर्स को सम करना है ना, अगर आप इसको डायनेमिक करना चाहते हैं कि मैं इसको नंबर्स दूं, ये उनका सम निकाल के मुझे दे, तो आप क्या करो, इसको कॉल करते वक्त डेटा पास करो, कुछ वैल्यूज़ पास कर दो। जैसे मैंने दो नंबर्स देने हैं ना, तो मैं यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड दो वैल्यूज़ भेज दूँगा। इनको हम कहते हैं फंक्शन आर्गूमेंट्स। क्या कहते हैं? फंक्शन आर्गूमेंट्स। और यहाँ से मैंने डेटा पास किया, इसको रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरामीटर्स डिफ़ाइन करते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं? ये वेरिएबल ही होते हैं, लाइक वेरिएबल की तरह ही। ठीक है। यहाँ पर कोई भी नेम दे दें आप, जैसे मैं कहता हूँ num1 और यहाँ पर num2, तो 20 किस में चला जाएगा? num1 के अंदर और 40 num2 के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड पैरामीटर और दैट इज़ आर्गूमेंट्स। सही है, समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर जो 10 20 मैंने हार्ड कोड किया है, उनकी जगह पर मैं ये वैल्यूज़ को यूज़ कर दूँगा, num1 और num2। तो यहाँ पर मुझे आ जाएगा 60। अब मैं जब भी इसको कॉल करूँगा ना, मैं वैल्यूज़ पास किया करूँगा और ये मुझे उनका सम निकाल के दिया करेगा। अब 60 और फिर 80। ठीक है। अच्छा, फिर हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स देखे थे कि अगर लेट्स सी हमें कोई इशू आता है कि लाइक इसको मैं कुछ भी पास नहीं करता, अब क्या होगा, पहले में 60 आ जाएगा, दूसरे में नॉट अ नंबर आ जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? मैं नीचे से एम्प्टी भेज रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर एम्प्टी को एम्प्टी से प्लस करेंगे तो वो कहेगा नॉट अ नंबर। ठीक है, समझ आ गई? इसका सोल्यूशन फिर हमने निकाला था डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के। हम क्या करेंगे, फंक्शन पैरामीटर्स डिफ़ाइन करते वक्त साथ इनको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे देंगे इक्वल टू लगा के। जैसे हम कह देते हैं 5 और इसको कह देते 2। ठीक है। अब पहले में तो मैंने कॉल करते वक्त वैल्यूज़ पास की है ना, तो ये चले जाएंगी इन दोनों को। दूसरे में मैंने पास नहीं की, तो इनकी जगह पर फिर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यूज़ हो जाएंगी। सही है, 7 आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ है कि मैं इस फंक्शन को किस किस टाइप का डाटा पास कर सकता हूँ? हर टाइप का, जितनी हमने अभी तक टाइप्स पढ़ी है ना, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, हर टाइप का डाटा मैं इसको पास कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ से कर देता हूँ, स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, हेलो और वर्ड। तो क्या होगा,
पहले में 60 आ जाएगा, दूसरे में प्लस का ऑपरेटर मैंने बताया था ना, दो काम करता है, एक दो नंबर्स को सम करता है, एक कनकैटिनेशन करता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ता है। सही है। तो अब अगर इसको मैं चलाऊँगा ना, तो पहले में मुझे 60 आ जाएगा, दूसरे में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि आप फंक्शन को किसी भी टाइप के साथ चला सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर के साथ ही चलाना। सही है। फिर अगर हम बुलियन हमने पढ़ा था, बुलियन के साथ चला लें इसको, लाइक मैं यहाँ पर इस कॉपी करता हूँ इसका नीचे और पास कर देता हूँ ट्रू और फॉल्स। सही है। अब ट्रू किस में जाएगा, नम 1 के अंदर, फॉल्स किस में जाएगा, नम 2 के अंदर। अब क्या आएगा मुझे यहाँ पर 1 क्यों आया, ट्रू की वैल्यू 1 होती है बाय डिफ़ॉल्ट और फॉल्स की 0, तो 1 + 0 1। ठीक है, तो 1 आ गया। सही है, समझ आ गई आपको। फिर हमने और नल पढ़ा था, अनडिफाइंड पढ़ा था, ऐसे ही ना, वो भी इनमें जा सकते हैं। जैसे मैं ट्रू भेजता हूँ, साथ नल भेज देता हूँ, फिर क्या होगा, नल का मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है, एम्प्टी। तो 1 + एम्प्टी 1। सही है, ओके। एक हमारे पास और भी होता है, हमने पढ़ा था अनडिफाइंड। इसको मैं चला लेता हूँ स्ट्रिंग के साथ, तो क्या होगा, ज़ुहैब दे देगा, ज़ुहैब। और आगे इसने क्या लिखा है, अनडिफाइंड की जगह पर 2 क्यों लिखा है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन होगी इसमें। सही है, समझ आ गई। अनडिफाइंड का मतलब उसमें कुछ भी नहीं था, तो उसने नम 2 में जो पढ़ा था वो उसको असाइन कर दिया। सही है, मतलब फंक्शन में किसी भी टाइप का डाटा आप पास और रिसीव कर सकते हो और इसको चला सकते हो। ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, बस एक को पकड़ लेते हैं समझने के लिए, और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। करना क्या है हमने कि अभी इसको मैं चला रहा हूँ, मुझे 60 आ रहा है। ठीक है, ओहो 60 आ रहा है। मैं कहता हूँ कि इस फंक्शन से 60 आंसर आ रहा है ना, इस जवाब में +20 करने हैं और प्रिंट करना है। फिर क्या करना है, लाइक जिस तरह कैलकुलेटर में होता है ना, आप 10 + 5 करते हो, एक आंसर आता है 15, फिर उस आंसर में आप प्लस करते हो। ठीक है, फिर उसका आंसर आता है, फिर इसी तरह उसमें प्लस माइनस करना हो, उसका आंसर आता है। इस तरह से हमने एक सिंपल सा काम करना है, फंक्शन से जवाब लेके उसमें +20 करने। फिर कैसे करें, क्या करें, यहाँ पर कर दें C+20। ऐसे ये भी सही है, लेकिन करना फंक्शन से बाहर है। ठीक है, मतलब अभी तो हम इनसाइड कर रहे हैं ना, इनसाइड नहीं करना, आउटसाइड करना। ऐसे वो कैलकुलेटर में होता है ना, आप 15 + 5 या 20 आया, फिर एक आंसर आ गया, उसमें मज़ीद ऐड करते हो। ठीक है, हमने भी ऐसे ही करना है। समझो हम कैलकुलेटर वाली लॉजिक बना रहे हैं, हमने फंक्शन से आंसर लेने हैं, फिर उस आंसर में प्लस या माइनस करने से बंद करते हैं, डोर बंद करते हैं। ठीक है, समझ रहे, तो कैसे करेंगे यहाँ पर, नहीं इसका आंसर क्या आ जाएगा मुझे 60, और इसमें +20 कर दो तो नहीं सही चलेगा। सर एक नया सम बनाते हैं, इसमें आंसर प्लस जो हमने ऐड, एक हम वेरिएबल बना लेते हैं रिज़ल्ट। ठीक है, और ये कंसोल में उठा के ले लेता हूँ बाहर, और यहाँ रिज़ल्ट में क्या आएगा मुझे, सम इनका क्या है 60 आएगा। क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। इससे क्या समझे, जब मैं अगर अंदर कंसोल लगाऊं C और इसके साथ मैं कह देता हूँ वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, अब इसको मैं चलाता हूँ, इनसाइड पे क्या आ रहा है 60, लेकिन आउटसाइड पे क्या आ रहा है
अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने इसीलिए आपसे ख्वाहिश की कि हमने उसका आंसर लेके उसमें 20 ऐड करने हैं, लेकिन वो जो 20 ऐड करना है ना वो बाहर करना है, फंक्शन के अंदर नहीं। अब हमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है? फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के अंदर तो एक्सेसिबल हो रही है लेकिन बाहर एक्सेस नहीं हो रही। बाहर अगर हम उसका आंसर लेते हैं, स्टोर करते हैं, तो मुझे अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन हमने निकालना है। इसकी रीज़न मैं आपको बताऊँ ये क्यों नहीं आ रहा। फंक्शन की मेन लॉजिक क्या होती है कि हम इसको एक लार्ज अमाउंट में डाटा देते हैं, इनपुट डाटा देते हैं। ठीक है, ये उसका मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है, एक आंसर देता है। ठीक है, लाइक मैंने इसको कोई कैलकुलेशन के लिए एक डाटा दिया है, ये उसका एक आंसर निकाल के मुझे देगा, वापस देगा। अभी तक ये डाटा ले रहा है, उसको प्रोसेस भी कर रहा है, लेकिन उसको उसका रिज़ल्ट मुझे वापस नहीं दे रहा। सही है, मतलब मैं इससे डाटा पास कर रहा हूँ, ये पैरामीटर्स में रिसीव कर रहा है, फिर उनको यूज़ करके प्लस भी कर रहा है, लेकिन मुझे वापस कुछ नहीं दे। ठीक है, क्योंकि मैंने इससे वापस लिया ही नहीं, इस वजह से ये मुझे कुछ दे नहीं रहा। ये इसी तरह है कि आपने किसी से पूछा है कि आपके पास 10 रुपीज़ हैं कि नहीं, उसने कहा है। ठीक है, लेकिन आपने उससे लिए नहीं, बस पूछा है। सेम काम यहाँ पे हो रहा है। हमने क्या किया है, बस 2 नंबर्स का सम उससे पूछा है, लेकिन वो सम लिया नहीं है वापस, इस वजह से यहाँ पे अनडिफाइन आ। ठीक है, देखो पूछा कहाँ पे था? लाइन नंबर 9 के ऊपर, तो यहाँ पर ही वापस आना चाहिए ना इनका जवाब 60। यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ तो यहाँ पर ही आना चाहिए, इसी लाइन के ऊपर वापस आना चाहिए जवाब, लेकिन अभी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं लगाया कि मैं फंक्शन से वापस ले सकूँ आउटपुट। ठीक है, तो इसके लिए फिर हमारे पास एक टूल आता है, उसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। क्या कहते हैं? रिटर्न टाइप। रिटर्न क्या कहते हैं? ये कहता है कि अगर फंक्शन की वैल्यू को आपने फंक्शन से बाहर एक्सेस करना है ना, तो उस वैल्यू को आपने यहाँ से रिटर्न करना है। ठीक है, मतलब फंक्शन की मेन लॉजिक क्या है? इसको एक डाटा दें, ये उसको प्रोसेस करके उसका एक रिज़ल्ट मुझे वापस दे, उसकी आउटपुट जनरेट करके मुझे दे वापस। ये जो वापस उसने करना है ना डाटा, वो करना है विद रिटर्न। रिटर्न के आगे आप बताएंगे कि ये फंक्शन क्या चीज़ वापस भेजेगा। क्या चीज़ भेजे हम वापस? सी। ठीक है, सी भेजेंगे ना, सी में हमारा जवाब आ रहा है। तो हम क्या, अब इसको मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ से मैंने कर दिया रिटर्न सी। अब अगर इसको मैं चलाऊँगा तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, रिज़ल्ट में आ रहा है 60। सही है, अब वो वैल्यू मुझे बाहर एक्सेसिबल हो रही है। पहले क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि मैंने रिटर्न लगाया नहीं है। रिटर्न का मतलब क्या होता है कि जिस लाइन के ऊपर ये फंक्शन कॉल किया गया है ना, उसी लाइन के ऊपर जवाब वापस लेके जाओ। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करूँ ना, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। लाइक हम यहाँ पे आ जाते हैं। समझो ये हमारी क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है जिसके अंदर है ये कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है। जैसे ये लाइन 1, ये लाइन 2, लाइन 3, 4 एंड 5। सही है, पहली लाइन ये लाइन नंबर 1 है, ये 2, ये 3। इस लाइन के ऊपर एक फंक्शन हमने कॉल किए सम का। सही है, ये इस फाइल को वैसे हम कौन सा ब्लॉक कहते हैं पता है? ये मैंने बताया था, ये जो मैंने एक ब्लॉक बनाया है, इसको क्या कहते हैं? जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, या जो मेरी फ़ाइल है ग्लोबल फाइल, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल ब्लॉक। ठीक है, ये मेरा एक ग्लोबल ब्लॉक है जिसके अंदर मैं लाइंस लिख रहा हूँ। जो मेरी ये फाइल है ना जिसके अंदर मैं इंस्ट्रक्शंस लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्या है? ग्लोबल ब्लॉक है। सही है, अब इस फाइल को मैं चलाऊँगा, इसकी क्या होगी? लाइन नंबर 1 चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी। अब लाइन नंबर 4 के ऊपर मैंने किया था सम का फंक्शन कॉल किया था, तो यहाँ पर समझो ये एक सम का फंक्शन बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें भी कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। जैसे लाइन 1, 2, 3 एंड 4। सही है,
अब इतना तो हमें पता है कि ये फंक्शन ने खुद नहीं चलना, इसके अंदर लिखा हुआ कोड खुद नहीं चलेगा जब तक कि मैं इसको कॉल ना कर दूं, तब तक ये नहीं चलेगा। सही है। अब मैंने मेन फाइल को चलाया जो मेरी कौन सी है, script.js। उसकी लाइन नंबर 1 चली, 2 चली, 3 चली। अब यहाँ पे था फंक्शन कॉल, तो यहाँ से मेरा कंट्रोल मूव कर जाएगा कहाँ पे, यहाँ से मेरा फंक्शन मूव करेगा, कंट्रोल मूव करेगा उस फंक्शन की लाइन नंबर 1 पे। ठीक है, इसकी सारी लाइंस को चलाएगा 1 बाय 1। ठीक है, फिर अगर आपने इसके अंदर रिटर्न लगाया है तो इसका जो भी आंसर होगा वो लेके वापस आ जाएगा इस लाइन के ऊपर। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, कि हमारी एक ग्लोबल फाइल है जिसमें हमने लाइन नंबर सॉरी ये 5 होगा और ये 6 होगा ना। लाइन नंबर 4 के ऊपर मैंने फंक्शन कॉल किया है, तो लाइन नंबर 4 से मेरा कंट्रोल मूव करेगा उस फंक्शन की लाइन नंबर 1 पे। उस फंक्शन की सारी लाइंस को 1 बाय 1 चलाएगा। फिर अगर उसके एंड पर हमने रिटर्न लगाया होगा तो वो रिटर्न मतलब जवाब लेके वापस आ जाएगा लाइन नंबर 4 पे। फिर लाइन नंबर 5 चलेगी, 6 चलेगी एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर मैं इसके अंदर रिटर्न नहीं ना लगाता, फिर ये लाइन नंबर 4 से डाटा लेके जाएगा। सही, यहाँ से मेरा कंट्रोल मूव करेगा फंक्शन के अंदर, उसकी सारी लाइंस भी चलेंगी, लेकिन ये वापस कुछ नहीं लेके आएगा। ठीक है, ये खाली हाथ वापस आएगा और बाकी लाइंस चलाना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये जब नहीं लगाया था तो क्या हो रहा था, लाइन नंबर 8 के ऊपर मैंने फंक्शन कॉल किया था। सही है, तो मेरा यहाँ से कंट्रोल मूव कर गया उस फंक्शन के अंदर, उसकी सारी लाइंस को चलाया, लेकिन इसके अंदर मैंने रिटर्न नहीं लगाया था। तो यहाँ से ये फिर खाली हाथ वापस आया लाइन नंबर 4 के ऊपर, और बाकी फिर फाइल नीचे वाली लाइंस को चलाना इसने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये तब भी कुछ लेके आएगा जब हम रिटर्न लगाएंगे। रिटर्न का मतलब है कि फंक्शन से कोई ना कोई वैल्यू लेके आनी है। वो वैल्यू को क्या होगी ये आप डिफ़ाइन करोगे फंक्शन के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहा हूँ सी, कि रिटर्न करो सी के अंदर जो भी पड़ा होगा। तो सी में क्या पड़ा है, a + b का सम। ठीक है, 60। वो 60 ये लेके वापस आ जाएगा लाइन नंबर 9 के ऊपर, और फिर इसके नीचे वाली लाइंस चलेंगी। फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, +20 भी कर सकता हूँ, तो ये मुझे दे देगा 80। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक्चुअली वापस में क्या आ रहा है, 60 आ रहा है। तो 60 + 20 80। अच्छा, इसी तरह अगर समझो ये एक फंक्शन है सम का, इसकी भी लाइन नंबर 1 चली, 2 चली, 3 के ऊपर मैंने एक और फंक्शन कॉल किया है मल्टीप्लाई का। सही है, तो क्या होगा, यहाँ पर समझो ये मल्टीप्लाई का फंक्शन है। सही है, या चलो खुद ही डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा मल्टीप्लाई का फंक्शन है, इसमें भी ये लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3। सही है, अब यहाँ से मेन फाइल हम चलाएंगे, तो मेन फाइल को ना उसकी 1 2 3 लाइन चलेगी। लाइन नंबर 4 से मेरा कंट्रोल मूव करेगा सम के फंक्शन की लाइन नंबर 1 पे। इसकी सारी लाइंस को 1 बाय 1 चलाएगा। यहाँ से वो देखेगा लाइन नंबर 3 पे एक और फंक्शन कॉल हुआ है, तो यहाँ से वो फिर मूव कर जाएगा उस फंक्शन के टॉप पे। ठीक है, लाइन नंबर 1 के ऊपर मल्टीप्लाई के फंक्शन। सही है, इसकी सारी लाइंस को 1 बाय 1 चलाएगा, और अगर इसके अंदर मैंने रिटर्न नहीं लगाया तो ये क्या वापस लेके आएगा, कुछ भी नहीं, खाली हाथ वापस आएगा। लेकिन अगर मैं रिटर्न इसके अंदर लगा दूंगा तो यहाँ से इसका जवाब लेके ये वापस आएगा जहाँ से ये गया था, जहाँ पे इसको कॉल किया गया था, वहाँ पे ये जवाब लेके वापस आएगा। फिर इस फंक्शन की रिमेनिंग लाइंस चलेंगी, इसकी नीचे वाली। ठीक है, इसकी लाइंस कंप्लीट होंगी। ये सम के फंक्शन में मैंने रिटर्न लगाया होगा, तो क्या होगा, वो इसका जवाब लेके वापस आ जाएगा लाइन नंबर 4 पे। फिर इसकी निचली लाइंस चलना शुरू हो जाएंगी, इससे नीचे वाली 5 6। सही है, तो सेम एग्जांपल हम कोड में करते हैं। लाइक यहाँ पे सम का फंक्शन बना है ना, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ मल्टीप्लाई का फंक्शन मल्टीप्लाई, और मैं कहता हूँ ये भी 2 पैरामीटर्स लेगा, a और b, और ये आर मल्टीप्लाई इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। सही है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ,
मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल कर देता हूँ और उसमें पास कर देता हूँ C और 40 या मे बी 2 पास कर दूँ। सही है। अब क्या होगा, क्या आंसर आना चाहिए, गौर से देख के बताओ। सर वैल्यू वही लगेगी उसकी मल्टीप्लाई के फंक्शन में। मल्टीप्लाई के फंक्शन की क्या वैल्यू जो a और b की है वो नम 1 की और नम 2 की जो वैल्यू है वो लगेगी। हाँ, यहाँ पर देखो गौर से, लाइन मेरा कोड चलना किस लाइन से स्टार्ट होगा? फर्स्ट लाइन से। नहीं नहीं, ये लाइंस तो इग्नोर हो जाएंगी ना, ये फंक्शन डिफाइन है तो फंक्शन डिक्लेरेशन तो चलती ही नहीं है। मेरा कोड चलना स्टार्ट होगा लाइन नंबर 14 से। यहाँ पर मैंने किया हुआ है एक फंक्शन को कॉल, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, सम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, उसको मैंने पास किया 20 और 40। 20 किस में गया? नम 1 के अंदर। 40 किस में गया? नम 2 के अंदर। तो यहाँ पर क्या आया? 20 और यहाँ पे आया 40। 20 प्लस 40 60। सी में क्या पड़ा है? 60। वो 60 मैंने यहाँ पे पास कर दिया मल्टीप्लाई को। तो यहाँ मल्टीप्लाई में ए में क्या आया? नहीं, सी में क्या पड़ा हुआ है? ए प्लस बी। तो क्या है ए प्लस बी? 60। तो 60 मैंने पास कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई। सही है। तो चलो आसान कर लेते हैं, 10 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्या आ गया? 60। अब लाइन नंबर 10 पे मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई का फंक्शन कॉल किया, उसमें मैंने पास किया 10 और 2। ए में क्या आया? 10, बी में 2। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20। यहाँ से ये आंसर लेके वापस आया तो रिटर्न मैंने क्या किया? सी में क्या था? 60। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 60। सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से रिटर्न करूँ, लेट्स सपोज मैं इसका जवाब स्टोर कर लेता हूँ डी के अंदर, यहाँ से रिटर्न करता हूँ डी। अब क्या होगा? अब क्या आएगा? 20 आएगा। गौर से देखो क्या आ रहा है? अनडिफाइन। अनडिफाइन क्यों आ रहा है? मैंने उस मल्टीप्लाई के फंक्शन में रिटर्न नहीं लगाया। सही है। यहाँ से मैं उस फंक्शन को कॉल तो कर रहा हूँ, डेटा भी भेज रहा हूँ, लेकिन उससे वापस कुछ नहीं ले रहा। उससे वापस लेने के लिए मुझे इसके अंदर क्या करना है? रिटर्न करना है मल्टीप्लाई। अब ये a मल्टीप्लाई बाय b करके उसका जवाब यहाँ से रिटर्न कर देगा वापस अपनी लाइन पे, जहाँ पर इसको कॉल करेंगे। सही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20 और 20 मैंने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ रिज़ल्ट में अब मुझे क्या आना चाहिए? 20। सही है। समझे हो कि नहीं? अगर अब यहाँ पर अगर लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ सी और नम 1 पास, अब क्या होगा? यहाँ पर लाइन नंबर 15 चली, मैंने सम के फंक्शन को पास किया नम 1 में 20 और नम 2 में पास किया 40। तो यहाँ नम 1 नम 2 ए और बी में, या इसको मैं हटा देता हूँ आसानी के लिए, हम यहाँ पर ही नम 1 नम 2 कर लेते हैं। ठीक है, उन नम 1 नम 2 को मैंने प्लस कर दिया तो क्या आया? 60। सी में क्या है? 60। वो 60 मैंने पास कर दिया आगे मल्टीप्लाई के फंक्शन को। पहली वैल्यू क्या आ गई मल्टीप्लाई को? 60। और दूसरे में नम 1 की वैल्यू, नम 1 में क्या भेजा था मैंने? 20। तो 60 और 20 पास किया मैंने। वालेकुम सलाम। 60 आया ए में, बी में क्या आया? 20। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 20 1200। ठीक है, तो 1200 को मैंने यहाँ से रिटर्न किया तो वो किस में आगे स्टोर हो गया? डी में। यहाँ से मैंने डी को ही रिटर्न कर दिया तो जवाब आ गया 1200। अब इस डायग्राम को आप ज़हन में रखो ना कि मैं इस ग्लोबल फाइल को चलाऊंगा, इसकी सारी लाइंस 1 बाय 1 चलेंगी। जहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया होगा, यहाँ से मेरा कंट्रोल मूव कर जाएगा उस फंक्शन की लाइन नंबर 1 पे। जो डाटा मैं साथ पास करूँगा वो डाटा लेके जाएगा। सही है। इसकी सारी लाइंस को चलाता जाएगा। अगर इसके अंदर भी फंक्शन कॉल किया होगा मैंने आगे, तो यहाँ से वो मूव कर जाएगा उस अनदर फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसकी सारी लाइंस को 1 बाय 1 चलाएगा। अगर मैंने रिटर्न लगाया होगा तो उसका जवाब लेके यहाँ से वापस आ जाएगा उसी लाइन के ऊपर जहाँ पर मैंने उसको कॉल किया था। अगर रिटर्न नहीं लगाएंगे इसके अंदर तो फिर क्या लेके आएगा वो?
कुछ भी नहीं, खाली हाथ वापस आएगा। सही है। अब हमने रिटर्न उसके अंदर लगाया हुआ है ना, तो यहाँ से ये इसका जवाब लेके आएगा सम के फंक्शन के अंदर जहाँ पे मैंने इसको कॉल किया है। फिर इस जहाँ पे इसको कॉल किया है इसकी नेक्स्ट लाइंस चलेंगी, रिमेनिंग लाइंस, ये लाइंस चलेंगे। फिर मैंने सम के अंदर लगाया है रिटर्न, तो यहाँ से ये जवाब लेके सम का वापस आ जाएगा अपनी मेन फाइल के अंदर। फिर इससे नीचे वाली लाइंस उसी सीक्वेंस के साथ चलती रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ कोड में देखो तो सेम काम नहीं कर रहे हैं हम। एक सम का फंक्शन कॉल किया है, उसको दो पैरामीटर्स पास किए 20 और 40, उनको सम किया है, उनको सम करके वो सम ही मैंने आगे मल्टीप्लाई को पास कर दी और साथ num1 में जो भी आ रहा था वो पास कर दी। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई को मैंने कॉल किया है ना, तो यहाँ से मेरा कंट्रोल मूव कर जाएगा मल्टीप्लाई के फंक्शन के अंदर विद दीज वैल्यूज़। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से मैंने लगाया था रिटर्न, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न लगाया था। तो इसका जो भी जवाब होगा वो लेके आएगा लाइन नंबर 9 के ऊपर और स्टोर कर देगा किसमें, डी में। तो डी में क्या होगा 1200, तो वो 1200 ही मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया और यहाँ पर फिर क्या आ गया 1200। अगर मैं यहाँ पर ये रिटर्न नहीं लगाता फिर क्या होगा, फिर क्या आएगा अनडिफाइन आएगा। सही है। क्योंकि मैं सम को कॉल कर रहा हूँ लेकिन सम मुझे वापस कुछ नहीं दे रहा, अनडिफाइंड दे रहा। ठीक है। समझ आ गई कि फंक्शन की वैल्यूज़ को मेजरली आप याद रखें, अगर फंक्शन से बाहर एक्सेस करना है तो उसकी वैल्यू को अंदर से रिटर्न करना है बाहर। ठीक है। समझ आ गई। ओके। अब अगर हम एक और काम करें, लाइक मैं क्या करता हूँ, ऐसे, अब क्या हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर दिया, ये वैलिड है, कर सकते हैं। अब बताओ अब क्या हो, क्या आंसर आना चाहिए? यहाँ से मैंने पास किया 20 और 40, num1 में क्या आया 20, num2 में 40, 20 और 40 60। बाहर वाला फंक्शन पहले चलता होता है। सही है। आउटसाइड द फंक्शन में सी में क्या पड़ा हुआ था 60 चला गया ए में। बी में क्या गया, बी में मैंने दोबारा उस फंक्शन को कॉल कर दिया, उसमें मैंने किया 10 और 2। तो पहले ये फंक्शन का जवाब आएगा फिर वो बी को पास किया जाएगा। सही है। तो 10 और 2 जाएगा, 10 जाएगा ए में, 2 जाएगा बी में। 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20, यहाँ से रिटर्न मैंने कर दिया 20, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्चुअली 20 आ जाएगा। फिर ये आउटसाइड द फंक्शन की कैलकुलेशन चलेगी। सी में क्या आता 60 और 60 मल्टीप्लाई बाई 20 1200। सही है। मैं समझाता हूँ। लाइक यहाँ से हमने इसको पास किए ना पैरामीटर्स, यहाँ पर सी तक तो क्लियर है ना, यहाँ पर आया हमें 60। अब लाइन नंबर 9 पे मैंने एक मैजिक किया है, वो क्या है, मैंने एक फंक्शन को कॉल किया है मल्टीप्लाई को। सही है। उसके पहले पैरामीटर में सी का जो भी आंसर है वो भेज दिया। दूसरे पैरामीटर में मैंने कहा है कि पहले वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो उसका आंसर आएगा वो पास करना। ठीक है। तो पहले यहाँ पे कैलकुलेशंस है, जब भी हम वैल्यूज़ पास करते हैं ना, अगर उनमें कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही हैं तो पहले कैलकुलेशंस होती हैं, बाद में पास किया जाता है। जैसे लाइक हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लगाते हैं ना, यहाँ पर जैसे हम लिखते थे 10 + 20 - 10 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरह का एक्सप्रेशन लिखते थे। पहले ये रिजॉल्व होता था, फिर इसका एक आंसर आता था, वो रिज़ल्ट में स्टोर होता था। ऐसे ही सेम काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी एक तरह की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहले ये कैलकुलेशन होगी, फिर इसका जो आंसर आएगा वो पास किया जाएगा आउटसाइड द फंक्शन। सही है। तो समझो यहाँ पर क्या होगा, सी में 60 होगा, दूसरे पैरामीटर में मैंने एक कैलकुलेशन लगा दी, मैंने कहा इसका जो भी आंसर आए वो पहले वो पास करना है। तो समझो पहले इनसाइड वाला फंक्शन चलेगा, फिर आउटसाइड वाला चलेगा। तो इनसाइड पे क्या था 10 और 2, ए में गया 10, बी में गया
2, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यहाँ से मैंने रिटर्न किया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर जब हम रिटर्न लगाते हैं, इसका क्या मतलब है कि जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है ना वहाँ पर ये आंसर लेके जाओ, ये वैल्यू लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। जब इसका आंसर आ जाएगा फिर आउटसाइड फंक्शन चलेगा, सही है। अब उसके पास 2 वैल्यूज़ हैं, कैलकुलेशंस नहीं, ठीक है। फिर c की वैल्यू जाएगी a में और मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, वो चली जाएगी b में। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 20 1200, वो मैंने यहाँ से रिटर्न किया तो यहाँ पर d में आगे क्या स्टोर हुआ 1200, सही है। और उसी को मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, सही है। समझ आ गई कि नहीं आप थोड़ा और करो। वैसे हम इतना कम्प्लेक्सिटी में जाते नहीं हैं, ये बस आपका दिमाग खोलने के लिए कि ऐसे भी हो जाता है, ठीक है, याद रखने हैं। अच्छा, फंक्शन क्या चीज़ हमें देगा ये डिपेंड करते हैं आप रिटर्न में क्या लगा रहे हो। मतलब मैंने इससे डी में जो आ रहा है वो लेना है, सही। चलो मैं इसको सिंपल ही कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर हम 10 ही कर देते हैं, सही है। अब क्या आएगा, अब 600 आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पे 20 आ रहा था ना, तो अब 10 मैंने रिप्लेस कर दिया तो 600 आ। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं डी की बजाय रिटर्न कर दूँ हेलो, तो रिज़ल्ट में क्या आएगा, हेलो आ जाएगा। जो चीज़ आपने रिटर्न करनी है वही उसने वापस लेके जानी है, ठीक है। मतलब सोचो हमने एक फंक्शन बनाया है जिसको मैं डाटा पास किया करूँगा, वो उस डाटा को प्रोसेस करेगा, फिर उसका एक रिज़ल्ट निकाल के मुझे देगा। अब मैंने रिज़ल्ट भेजने की बजाय आगे से भेज दिया है हेलो, सही है। तो यहाँ पे क्या है, काम ख़राब है, ठीक है। मुझे तो क्या अजम्पशन मेरी क्या थी कि मुझे मेरे डाटा की आउटपुट मिलेगी कैलकुलेट होने के बाद, लेकिन मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ हेलो। तो यहाँ से फिर एक्सपीरियंस ख़राब होगा, हम ऐसा काम करेंगे नहीं। बस समझाने के लिए कि जो चीज़ आपने रिटर्न कर दी है ना, मतलब फंक्शन आपने 100 लाइंस लिखी हैं, एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया है, बट अब बाद में आपने रिटर्न कोई और चीज़ कर दी है ना, तो वो आपकी 100 लाइन की कैलकुलेशन किसी ना काम की है, वो बस आपने कैलकुलेट किया है और बस उड़ा दिया, ठीक है, समझ आ गई। इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, फिर उन सारी कैलकुलेशंस का जो जवाब आता है वो रिटर्न करते हैं। मतलब अपनी तरफ से रैंडमली नहीं कुछ रिटर्न करते, वही आंसर रिटर्न करते हैं जो प्रोड्यूस हो रहा होता है डाटा से, सही है। तो यहाँ से हम डी रिटर्न करें, सही है। अब इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि रिटर्न क्या करते हैं, ओके। अब हमने एक चीज़ देखनी है कि ये रिटर्न हम लगाएंगे कहाँ पे, एंड पे लगाएंगे, सेंटर में लगाएंगे, स्टार्ट में लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे। लाइक हम इसको स्टार्ट में लगा देते हैं, हेलो ही करता हूँ मैं, रिटर्न स्टार्ट में लगा देता हूँ। क्या होगा, यहाँ पे मैं नीचे प्रिंट लगा लेता हूँ, कंसोल डी, या चलो ये भी सिंपल रखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। ये भी ख़त्म कर दो, सिंपल कर देते हैं, ये भी ख़त्म कर दो, ये भी ख़त्म कर। अब बताओ, अब मैंने रिटर्न कहाँ पे लगाया है, स्टार्टिंग में। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जहाँ पर आपने रिटर्न लगा दिया है ना, उससे नीचे लिखे हुए लाइंस नहीं चलती, रिटर्न के नीचे लिखा हुआ कोड नहीं एग्जीक्यूट होता, सही है। जैसे यहाँ पर मैंने रिटर्न से नीचे लगाया ना हेलो वर्ल्ड, इसको मैं चलाऊँगा ना ये नहीं चलेगा, सही है। ये हेलो कौन सा आ रहा है, ये जो मैं रिटर्न लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इससे नीचे वाली लाइन नहीं चलेगी। तो रिटर्न हम इसीलिए हमेशा एंड पे लगाते हैं, ठीक है, ताकि सारी कैलकुलेशंस हों, उनका रिज़ल्ट हम एंड पे रिटर्न कर सकें। क्योंकि रिटर्न जहाँ पे आ गया है ना, उसके नीचे आपने 1000 ऑफ लाइन्स भी लिखी हैं, वो नहीं चलनी, ठीक है, समझ आ गई। इतना भी हमें पता चल गया कि रिटर्न हमने हमेशा कहाँ पे लगाना है, एंड पे लगाना है। अब मैं इसको बाद में लगाता हूँ, अब क्या होगा, अब वो हेलो वर्ड चलेगा, सही है, क्योंकि अब रिटर्न से पहले लगाया, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, अब एक चीज़ है कि हम एक फंक्शन में कितनी चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। लाइक मैं यहाँ से हेलो रिटर्न कर रहा हूँ, मैं एक और रिटर्न कर देता हूँ num1, तो क्या ये चीज़ वैलिड है? अभी इसको मैं चलाऊँ तो क्या आना चाहिए,
हेलो वर्ड और हेलो आएगा, क्योंकि मैंने अभी तो बताया ना, जहाँ पे रिटर्न आ जाए ना उससे नीचे वो लिखी हुई लाइंस ही नहीं चलनी। वो बेशक आपने दोबारा रिटर्न लगाया तो वो नहीं चलना। एक फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न लगा सकते हैं हम, सही है। लाइक चलो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनको एक ही लाइन में कर लें, सेमी कॉलन लगा लें, ठीक है, ऐसे कर लो। यहाँ पर भी काम खराब, इसमें भी सिर्फ पहली वैल्यू इसने रिटर्न कर दी, ठीक है। तो एक फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि फंक्शन की मेन लॉजिक ही है ना बनाने की कि हम इसको कोई डाटा दें, इनपुट डाटा, ये उसका मुझे एक रिज़ल्ट प्रोड्यूस करके दे। अब रिज़ल्ट एक से ज़्यादा तो नहीं ना हो सकते, इस वजह से फंक्शन के अंदर एक ही रिटर्न लगाते हैं, एक से ज़्यादा नहीं लगाते, ठीक है। समझ आ गई? तीन चीज़ें हैं। एक तो रिटर्न लगाने का मेजर जो मकसद है वो क्या होता है कि फ़ंक्शन की वैल्यू को फंक्शन से बाहर लाना, ठीक है, जहाँ पे कॉल किया है फंक्शन को। दूसरा, एक फंक्शन के अंदर कितने रिटर्न लगा सकते हैं? एक ही। और कहाँ पे लगाना है? लास्ट के ऊपर। स्टार्ट में क्यों नहीं लगाना? क्योंकि जहाँ पर रिटर्न आ जाएगा उसके नीचे लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट नहीं होना, इस वजह से हम स्टार्ट में नहीं इसको लगाएंगे। सही है, इतना समझ आ गया आपको? अब हमने, ये हमारा फंक्शन का टॉपिक था जावास्क्रिप्ट के अंदर, सही है। अब हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि हमें दो तरह के फंक्शंस जावास्क्रिप्ट देती है, एक हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, एक बिल्ट इन फंक्शंस। अभी तक हमने जिस पर डिस्कशन किया वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कौन से होते हैं? जो हम अपनी लॉजिक्स के लिए, अपना रिज़ल्ट बनाने के लिए बनाते हैं, ठीक है, अपना काम करवाने के लिए। अब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो जावास्क्रिप्ट ने बना के रख दिए हुए हैं, हमें उनको बस कॉल करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा उसने क्यों किया? देखो ना, हर काम करने के लिए मैं लॉजिक्स डिफाइन करूँगा, ठीक है, तो काम ख़राब होगा ना, मेरी कोड ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कम्प्लेक्सिटी भी होगी और लाइंस मुझे ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी, कम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है। तो इसलिए फिर जावास्क्रिप्ट ने कहा है कि मैं कुछ काम आपका आसान करता हूँ कि मैं आपको कुछ बने बनाए फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है, उनका कोड नहीं, बस फंक्शन की एक्सेस दूंगा, मतलब आप उसको कॉल कर सकते हैं और वो आपको रिज़ल्ट देंगे, सही है। अब ये हमने देखने हैं, इसमें तो नहीं ना कोई कन्फ्यूजन यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में, सही है। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, कि रिटर्न नहीं लगाएंगे तो वो वापस खाली आता है, रिटर्न लगाएंगे तो जो जवाब आएगा वो वापस साथ लेके आएगा। अब हमने देखने हैं बिल्ट इन फंक्शंस इसके तो हम यहाँ पर इसको नीचे ले जाते हैं। अभी तक हमने कितना के कवर किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर? वेरिएबल्स पढ़े हैं, ऑपरेटर्स पढ़े हैं जो कि कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद हमने इफ़ एल्स पढ़ी, लूप्स पढ़ी हैं और फंक्शन पे आ गए। अब इस जितना हमने कवर किया है उसके हिसाब से जितने के फंक्शंस होंगे ना बिल्ट इन, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे ना, फिर उनके रिलेटेड जो बिल्ट इन फंक्शंस होंगे वो पढ़ते जाएंगे, सही है, समझ आ गई? मतलब जो टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है उसके मैं आपको फंक्शंस पढ़ा दूँ तो आपको क्या समझ आएगा? ओके, तो हम पहले वो वाले पढ़ लेते हैं जो हमने कवर किया है, जो उसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ बिल्ट इन फंक्शंस, सही है। अब इन बिल्ट इन फंक्शंस की ना कुछ कैटेगरीज़ हैं। जैसे पहली कैटेगरी है बिल्ट इन फंक्शंस की, वो मैथ के हैं, ठीक है, लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में वो हेल्प आउट करते हैं आपकी। तो उनको हमने कैसे कॉल करने हैं? आप यहाँ पर लिखोगे मैथ और आगे डॉट लगा के इसका जौन सा भी फंक्शन कॉल करना है ना, वो फंक्शन कॉल कर दोगे। फंक्शन कैसे कॉल करते हैं? फंक्शन का नेम आगे पैरेंथेसिस, ठीक है। मैथ का फंक्शन आपने जो बिल्ट इन फंक्शन है ना मैथ के, वो अगर आपने कॉल करना है ना तो आपने पहले मैथ का कीवर्ड लगाना है, फिर डॉट लगा के इसका फंक्शन कॉल करना है, सही है। जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था ना कि console.log, ये याद रख लें, आपको आगे आगे समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। अब इसमें इतना पार्ट तो आपको क्लियर हो गया ये क्या है। अगर इसको मैं ख़त्म करूँ, ये पता चला ये क्या है, ये फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है। इसके पीछे उसने क्या लॉजिक लिखी है ये मुझे नहीं पता, ऐसे ही मैं तो बस इसको कॉल कर रहा हूँ और ये क्या करते हैं, इसकी लॉजिक है कि इसने प्रिंट करना है, इसको मैं जो भी चीज़ दूंगा उसने इसको स्क्रीन पे प्रिंट करना है। अब इसमें मैं क्या पास करता हूँ? आर्गूमेंट्स, ठीक है। अब उनकी कोई तादाद नहीं होती, मैं जितने चाहूँ पास कर सकता हूँ। तो उसने क्या चीज़ लगाई इसके अंदर? स्प्रेड ऑपरेटर,
ठीक है, हमने इनफाइनाइट पैरामीटर्स देखे थे ना, ये उसने इस फंक्शन के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर लगा के सारे इनफाइनाइट पैरामीटर्स रिसीव किए। सही है, अब इतनी चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना। अब ये जो इससे पहले कंसोल डॉट आ रहा है, ये भी आप आगे ही जाएंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये हम कीवर्ड क्यों लगाते हैं और डॉट क्यों लगाते हैं। यहाँ डॉट का भी एक मतलब है। सही है, ये नेक्स्ट आपको पता चलता जाएगा। अच्छा, अभी के लिए हम क्या करते हैं, मैथ डॉट, इसका एक फंक्शन होता है रैंडम। सही है, ये क्या करेगा, ये जो मैथ डॉट रैंडम का फंक्शन है ना मैथ का, ये क्या करते हैं, ये आपको ना एक रैंडम नंबर देता है हर बार। मतलब जब भी मैं फाइल को चलाऊंगा ना, ये देखो ये अब ये नंबर दे रहा है, दोबारा चलाऊंगा कोई और देगा। रैंडम का मतलब होता है रैंडमली, कभी भी ये सेम नहीं होते नंबर्स, हमेशा यूनिक नंबर आपको देते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1। ये 0 से 1 के बिटवीन आपको रैंडम नंबर देते हैं। कितनी लेंथ का, ये 17 नंबर्स हैं टोटल। ठीक है, मैंने इसको चलाए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नंबर्स का ये आपको एक रैंडम नंबर दे देता है, और उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 1 के बिटवीन। ऐसे ही है ना, यहाँ पे देखो ये 0 पॉइंट में ले रहा है। ठीक है, 1 से अबव नहीं जा रहा, 0 से 1 की रेंज में ये आपको हमेशा एक रैंडम नंबर जनरेट करके दिया जाए। अब मुझे ये बताओ कि इन्होंने इस रैंडम के फंक्शन के अंदर ऐसी क्या चीज़ लगाई है कि इसका जवाब मैं इसके अंदर स्टोर कर पा रहा हूँ। इन्होंने रैंडम के फंक्शन के अंदर ऐसी क्या चीज़, क्या लॉजिक लगाई है, मतलब एक चीज़ इन्होंने ऐसी उसमें डिफ़ाइन की है जिसकी वजह से मैं इसका जवाब इस वेरिएबल में स्टोर कर पा रहा हूँ। रिटर्न लगाया। ठीक है, इन्होंने रिटर्न लगाया है, इसी वजह से इसका जवाब इसमें स्टोर हो रहा है। ठीक है, समझ आ गई आपको। और जवाब क्या है इसका, एक रैंडम नंबर है 0 से 1 की रेंज। अब आप अगर कहते हो कि मुझे 0 से 1 की रेंज में नहीं चाहिए, मुझे 20 की रेंज में चाहिए, 0 से 20 की रेंज में, फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतने नंबर से, लाइक मल्टीप्लाई बाय 20। अब ये आपको रैंडम नंबर देगा 20 की रेंज में, जैसे 15 पॉइंट, 3 पॉइंट, 17 पॉइंट, 1 पॉइंट, कभी भी ये 20 से अबव नहीं जाएगा। सही है, समझ आ गई है कि नहीं, कि जिस भी रेंज में आपको लेना है ना, उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ओके, अच्छा, अब अगर आप इसको और यूनिक करना चाहते हो, मतलब वैसे तो चांसेस नहीं होते कि इसमें ये सेम हो जाए, अगर फिर भी आपको डाउट हो कि कभी ये सेम ना हो, मतलब जैसे हमने कोई स्टूडेंट्स का डाटा सेव करना है, अब हर स्टूडेंट को हम एक यूनिक चीज़ देते हैं, उसका रोल नंबर। ठीक है, वो उसकी एक पहचान होती है कॉलेज के अंदर। एक हम अपनी पहचान भी रखने के लिए उसको एक आईडी देते हैं। ठीक है, वो आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। देखो, 2 स्टूडेंट्स की आईडी सेम हो गई ना, फिर तो काम ख़राब है ना, उनका डाटा मिसमैच होगा। इसके लिए फिर आप क्या करें, इसको ही 2 बार चला दें। ठीक है, मतलब कनकैट कर दें, पहले इसका आंसर ले लें फिर इसका ले लें, क्या होगा, ये और इसमें यूनिकनेस आ जाएगी। ठीक है, कभी भी ये आपको देगा नहीं यूनिक। अच्छा, अभी ये क्या कर रहा है, 20 से ऊपर चला गया, क्यों, 2 कर दिए ना इस वजह से। ठीक है, अब ये 40 की रेंज में चला जाएगा। सही है, समझ आ गई आपको। अच्छा, अब हमने मैथ डॉट रैंडम का हमें पता चल गया, ये पहला हमने फंक्शन पढ़ा बिल्ट इन, जिसमें ये हमें एक रैंडम नंबर देता है। अब हम एक और इसका फंक्शन पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं मैथ डॉट। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर देखो ना, ये पॉइंट्स में नंबर दे रहे हैं। अब लेट्स सपोज मुझे पॉइंट्स में नहीं चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूँ ये मुझे इसको राउंड ऑफ करके दे नंबर को, जैसे चलो मैं मल्टीप्लाई भी हटा देता हूँ, ये इसको लगा रहने दो, हम इसमें कर लेते हैं। मैं इसमें कोई नंबर पास करता हूँ, जैसे 10.786। ठीक है, अब हमारे पास इसका एक फंक्शन होता है मैथ का, मैथ डॉट राउंड। ये क्या करेगा, ये जो हमारी कैलकुलेशन में राउंड ऑफ चलता है ना,
कि पॉइंट के बाद अगर डिजिट 5 या 5 से अबव है तो पीछे एक इंक्रीमेंट होता है, अगर 5 से कम है तो नहीं होता। ये सेम वैसे ही राउंड ऑफ करेगा। अभी पॉइंट से अबव है ना, मतलब पॉइंट के बाद 5 से अबव है तो क्या होगा, ये मुझे रिज़ल्ट में दे देगा 11। ठीक है, एक चीज़ इसने और की है, एक तो राउंड ऑफ की है, दूसरा पॉइंट्स ख़त्म कर दी। ठीक है, समझ आ गई। तो मैथ डॉट राउंड का फंक्शन क्या करते हैं, एक तो राउंड ऑफ करता है, दूसरा इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। ये जो पॉइंट्स वाली वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है, और जो पॉइंट्स के बगैर होती है उसको हम कहते हैं इंटीजर। सही है, जो तो मैथ डॉट राउंड क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं और राउंड ऑफ भी करते हैं। सही है, इसी तरह हमारे पास राउंड ऑफ करने के दो और भी होते हैं मेथड्स, जैसे अच्छा अभी मैं सेम नेम दे जा रहा हूँ वेरिएबल्स को, तो क्या हो रहा है एक्चुअली, अब राइट हो ही जा रहे हैं ना, पहले ये लगाया है फिर सेम नेम से नीचे वेरिएबल बना लिया है, तो बाद में आने वाला पहले वाले को अब राइट कर देगा। सही है, तो इससे नहीं कंफ्यूज होना। अब हमारे पास एक इसका मेथड होता है मैथ डॉट सील। ये क्या करते हैं, ये भी राउंड ऑफ करता है, लेकिन ये कहता है कि पॉइंट के बाद अगर डिजिट, जैसे मैं 2 3 कर देता हूँ, अब तो 5 से कम है ना, तो पीछे इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मैथ डॉट सील का फंक्शन है ना, ये कहते हैं अगर पॉइंट के बाद 5 से नीचे भी होगी वैल्यू, मैं तब भी पीछे इंक्रीमेंट करूँ। सही है, ऐसे अगर इसको चलाऊँ ना तो क्या दे रहा है 11। इसने बस देखना है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर है कि नहीं, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है ज़ीरो से पड़ा 1 से लेके 100 जितना मर्जी, इसने क्या करना है पीछे एक इंक्रीमेंट कर देना, मतलब ये हमेशा हाईएस्ट पे जाएगा। समझ आ गई आपको। अगर 7 होगा फिर तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा, फिर तो बनता है। ठीक है, लेकिन अगर कम होगा ये तब भी करेगा। ओके, समझ आ गई। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक होता है मैथ डॉट फ्लोर। ये क्या करेगा, ये उल्टा चलेगा, मतलब जैसे पॉइंट के बाद 7 आ रहा है ना, तो पीछे एक इंक्रीमेंट होना चाहिए ना, लेकिन जो मैथ डॉट फ्लोर है ये नहीं होने देगा। ये कहता है पॉइंट्स के बाद अगर इंटीजर बड़ा भी है 5 से, मैं तब भी पीछे एक इंक्रीमेंट नहीं होने दूंगा। इसको चलाऊंगा तो मुझे 10 नहीं आएगा। सही है, समझ आ गई। तो 4 हमने अभी मेथड देखे। रैंडम क्या करते हैं, एक रैंडम नंबर मुझे देते हैं 0 से 1 की रेंज में, और उसकी लेंथ होती है 17 to 18। ठीक है, और अगर हमें उसमें से अपनी कस्टम रेंज लगानी है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है अपने नंबर से। फिर हमने पढ़ा मैथ डॉट राउंड। ये क्या करते हैं, राउंड ऑफ करता है नंबर को, और एक तो राउंड ऑफ करता है, दूसरा इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। और मैथ डॉट सील क्या करते हैं, ये भी राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं कि पॉइंट के बाद जो मर्जी वैल्यू हो मैंने एक इंक्रीमेंट करना है। जैसे सीलिंग होती है ना हमारी, सीलिंग ऊपर होती है ना, तो यहाँ से याद रखो जो सील जो है वो अबव भी जाना है इसमें। ठीक है, फ्लोर हमारा नीचे होता है, तो इसी फ्लोर ने हमेशा नीचे ही लाना है वैल्यू। ओके, मैथ डॉट सील ने हमेशा हाईएस्ट वैल्यू पिक करनी है और फ्लोर ने लोएस्ट वैल्यू, इंक्रीमेंट नहीं होने देना। ठीक है, और दूसरा ये दोनों इंटीजर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, समझ आ गई आपको इतनी। अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है, जैसे मैथ डॉट पावर। ये क्या करेगा, ये किसी नंबर की आपने पावर लेनी है ना, जैसे मैं कहता हूँ 2 की पावर 6, तो पहले में आपने बताना होता है कि किस नंबर की पावर लेनी है, दूसरे पैरामीटर में बताना होता है कितनी पावर लेनी है। जैसे मैं 3 कह देता हूँ, 2 की पावर 3 कितना आता है आंसर, 8। ठीक है, तो इसको मैं चलाऊँगा, कितना आ जाएगा मुझे, 8 आ जाएगा। ये काम हमने वैसे इसके लिए एक और भी ऑपरेटर पढ़ा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर। वो कौन सा था, ऑर्डर। ठीक है, उसमें क्या आता था, 2 मल्टी, उसमें हम करते थे 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, डबल स्टेयरिंग 3। तो इसमें अब अगर चलाऊँ, ये भी सेम काम करते हैं, ऑर्डर ही लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन भी है बना बनाया और ऑपरेटर भी है, जो आपको इजी लगे वो कर लो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक इसका मेथड होता है मैक्स का। ये क्या करेगा, इसमें आप मल्टीपल नंबर्स देते हो, जैसे 10 20
30 40 उसके बाद 500 200 100। मैथ डॉट मैक्स क्या करेगा, ये इसको आप नंबर्स देते हो, ये उन नंबर्स में से जो हाईएस्ट नंबर होता है वो आपको रिटर्न करता है, ठीक है। अब इनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 200, तो ये 200 देगा, ठीक है। इसी तरह जिस तरह मैक्स है हमारे पास, एक होता है मिन, ये क्या करेगा? सबसे लो ये लोएस्ट वैल्यू देगा। लोएस्ट वैल्यू क्या थी? 5, वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन हैं मैथ के जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे डॉट लगाएं, ये सारे हैं, रश लगा हुआ है, लेकिन ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो ये ऊपर वाली हैं जो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की हैं, लाइक लॉग वगैरह, साइन थीटा, कोस थीटा, ये तो हमने कभी यूज़ ही नहीं किया अपने 5-6 साल के पीरियड में, कभी मैंने यूज़ नहीं किया, सही है। तो ये आपने याद रखने हैं मैथ के बिल्ट इन फंक्शंस, सही है। अब हमारे पास कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, जैसे 2-3 मैं आपको और करवाता हूँ। एक हमारे पास फंक्शन होता है पार्स इंट। ये क्या करता है वैसे? ये ना, जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको, 100 मैंने लिखा है और कंसोल करता हूँ रिज़ल्ट को। अगर मैंने टाइप चेक करनी हो इस नंबर की टाइप क्या है, कैसे करूँ? नहीं, मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, इसके पहले टाइप ऑफ लगा देते हैं। टाइप ऑफ का कीवर्ड, आगे वेरिएबल का नेम जिसकी टाइप चेक करनी हो वैल्यू की। अभी क्या टाइप बन रही होगी? स्ट्रिंग। हालांकि उसमें नंबर है लेकिन मैंने उसको स्ट्रिंग में लिखा है, तो ये मेरे लिए स्ट्रिंग ही है। अब जो हमने एक फंक्शन पढ़ा था प्रॉम्प्ट का फंक्शन, वो हमें कौन सी वैल्यू देता है? वो हमें किस डेटा टाइप में वैल्यू देते हैं बताएं? हम क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट का फंक्शन नोड के साथ नहीं ना चलता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर HTML की फाइल बना लेते हैं और यहाँ पर ये बॉयलरप्लेट आ गया और यहाँ पर हम इसको लिंक करके गो लाइव करते हैं। अब इसमें जावास्क्रिप्ट की आउटपुट देखनी है तो इंस्पेक्ट और कंसोल में आएंगे तो यहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट की आउटपुट आ रही है। ये बता रहे हैं ये फाइल है script.js, उसकी लाइन नंबर 15 पे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखी है उसकी आउटपुट ये है, ठीक है। अच्छा, लाइन नंबर 15 पे मैंने टाइप चेक की थी रिज़ल्ट की, तो उसने बताया स्ट्रिंग। यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का फंक्शन क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट लेने में मेरी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। इसको मैं चलाता हूँ और इसमें पास करता हूँ 100, ठीक है। मैंने इसको चलाया, 100 किस में सेव हुआ? रिज़ल्ट में। टाइप क्या बता रहा है उसकी? स्ट्रिंग। ये जितना भी आप इनपुट डाटा लेते हो ना, चाहे HTML के फॉर्म से, चाहे प्रॉम्प्ट के फंक्शन के थ्रू, ये सारे आपको एक ही डाटा टाइप में डाटा देते हैं, वो है स्ट्रिंग, सही है, समझ आ गई। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इसको नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक है। लाइक अगर मैं देखो ना, यूज़र से 2 नंबर्स लूँ, इसको कह दो रिज़ल्ट 2, इसको गो एंटर सेकंड नंबर, और रिज़ल्ट 3 में मैं क्या करूँ, रिज़ल्ट और रिज़ल्ट 2 को प्लस कर दूँ और यहाँ पर मैं साथ में रिज़ल्ट 3 को प्रिंट कर लेता हूँ, ठीक है। यूज़र से मैंने 2 नंबर्स लिए, उन दोनों का सम करके रिज़ल्ट 3 में रखा और उसको साथ प्रिंट कर लिया, साथ उसकी टाइप चेक कर ली। अब मैं चलाता हूँ इसको, कैंसिल करो, इसको चलाओ, एंटर अ नंबर मैं देता हूँ 10, इसमें देता हूँ 20, क्या आना चाहिए अब? क्या दे रहे हैं? 10 20, सही है। क्यों दे रहे हैं? मैंने आपको बताया था कि ये दोनों स्ट्रिंग में दे रहे हैं ना, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब प्लस का ऑपरेटर क्या करता है, स्ट्रिंग्स को कनकैट कर देता है, प्लस नहीं करता, सही है। तो यहाँ पर इसी वजह से उसने 10 और 20 को जोड़ दिए, इनको सम नहीं किया, सही है। ये सम तब होंगे जब इनकी डेटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी। अभी क्या है, स्ट्रिंग। तो हमें क्या है करना है फिर इसमें, इसको
नंबर में कन्वर्ट करना है। अब नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ना कोई 2-3 तरीके हैं। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या करें, इक्वल टू के बाद प्लस लगा दें। सही, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा उसको नंबर में। जैसे चलाऊँ ना इसको मैं 10, 20, क्या डेटा टाइप बता रहा है नंबर, और क्या आंसर दे रहा है 30। ये पहला तरीका ये है कि इक्वल टू के बाद प्लस लगा लें। ये अगर स्ट्रिंग में वैल्यू होगी उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, एक हमारे पास बना बनाया फंक्शन होता है पार्सेंट का। किसका? वो मैं क्या करता हूँ, इसकी एग्जांपल पे बाद में आता हूँ। यहाँ पर मैं एक नंबर लिखता हूँ जैसे 100, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। सही है। चलो यार, क्या डेटा टाइप बता रहे हैं, स्ट्रिंग। इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, पहला तरीका क्या था, इक्वल टू के बाद प्लस लगा दें, ये उसको कन्वर्ट कर देगा नंबर में। दूसरा तरीका क्या है कि हमारे पास एक बना बनाया फंक्शन होता है पार्स इंट का। किसका? पार्स इंट का। इसमें भी आप नंबर देते हो, ये उस नंबर को अगर स्ट्रिंग में हो तो नंबर में कन्वर्ट कर देता है, अगर नंबर में हो फिर नंबर में ही रहने देगा, फिर कुछ नहीं करेगा। जैसे अब चलाओ ना इसको, तो ये भी क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को नंबर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। हम साथ वो प्रिंट भी कर लेते हैं। सही है, 100। अच्छा, अगर इसमें मैं पॉइंट्स में दूं वैल्यू, फिर क्या करेगा, क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स ख़त्म कर दो। ठीक है। पार्स इंट का मतलब क्या है, इसने इंटीजर्स को नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर होगा ना, या लेट्स सपोज फ्लोटिंग पॉइंट भी होगा, ये उसको पॉइंट्स ख़त्म कर देगा, सिर्फ इंटीजर बना देगा। जिस तरह मैथ डॉट राउंड करते हैं ना, लेकिन वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करते हैं, लेकिन इसने राउंड नहीं करना, इसने उसको प्योर इंटीजर बना देना है पार्स इंट ने। एक तो उसकी डेटा टाइप को नंबर में कन्वर्ट करेगा, दूसरा अगर पॉइंट्स में हुआ तो पॉइंट्स ख़त्म कर देगा। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, एक हमारे पास पार्स इंट है, एक हमारे पास होता है पार्स फ्लोट। ये क्या करेगा, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को नंबर्स की स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है ना, लेकिन ये मैंने लिखे किस में है, स्ट्रिंग में। ये फ्लोटिंग पॉइंट्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, नंबर डेट पॉइंट्स रहते हैं इसमें। ओके, तो ये 2-3 तरीके हैं स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के। एक पहला इक्वल टू के बाद प्लस लगा लें, दूसरा पार्स इंट यूज़ कर लें या पार्स फ्लोट यूज़ कर लें। ठीक है। पार्स फ्लोट ने क्या करना है, सिर्फ स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है, फ्लोटिंग पॉइंट स्ट्रिंग को। और पार्स इंट ने क्या करना है, एक तो पॉइंट्स ख़त्म करने हैं, दूसरा स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। सही है। तो ये हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं बने बनाए। एक हमारे पास लास्ट फंक्शन होता है लास्ट अलर्ट। ये क्या करेगा, जैसे इसमें मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये ना अभी इसको मैं चलाऊँ ना, ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे ऊपर एक पॉपअप शो कर रहा है, जिस तरह प्रॉम्प्ट का करता है ना फंक्शन, मुझे इस तरह ऊपर एक मैसेज शो करते हैं। ये अलर्ट भी सेम काम कर रहा है, एक बॉक्स शो कर रहा है जिसमें जो भी मैंने उसके अंदर लिखा था ना वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो ये अलर्ट करने के काम आता है। ओके, तो ये कुछ फंक्शन हैं जो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से यही कवर कर सकते थे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंसेप्ट, फिर उसके अकॉर्डिंग जो होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। ओके।